भी तो नहीं, बस वो सर में दर्द हो रहा था। जमल ने नरमी से जवाब दिया था, अभी तो मजीद दर्द होने वाला है, इसकी भी टेंशन लो। सना ने संजीदगी से कहा, क्या मतलब? जमल की आंखों में तहहीर उतरा, तुम्हें सर बुला रहे हैं। बहुत गुस्से में है। आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए जाना मुस्कुराती हुई उसे पावर करवाती। वो जाने को पलटी थी, जमल फौरन खड़ी हो गई। मगर हुआ क्या है? वो हकीकतन परेशान हो चुकी थी। 7 लाख का लॉस, सना ने जवाब दिया। व्हाट? जमल की आंखें पूरी खुल गई थी। यस, एंड दिस लॉस इज सफर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सना की जवाब पर जमल के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया मिस सना, वो हकलाई थी। आई डोंट नो। तुम ही तो अकाउंट्स तुम ही तो अकाउंट्स प्रिपेयर करती हो। आज तुमने जो सिराज एंड अहमर कंपनी से डीलिंग्स की एंट्रीज सर को मेल की थी, वो बदकिस्मती से सर खालिद ने बिना देखे ही अप्रूव कर दी थी। और मज़े की बात यह है कि जो 7 लाख हमने अहमर जाफरी से लेने थे, वही 7 लाख हमारे होनहार कैशियर ने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और अब उन 7 लाख की वापसी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, बिकॉज अहमर जाफरी से पेमेंट लेना ही शेर के मुंह से निवाला निकलवाने की मुतारिफ है। को जाके ये 7 लाख जो हम उससे दे चुके हैं, उनकी वापसी तो। उसने बात अधूरी छोड़कर कंधे उचकाए। जमल की हथेलियों में पसीना उतरा था। कहाँ 2 महीने की 15,000 कमाने वाली मामूली सी एम्प्लॉय, और कहाँ 7 लाख। मगर मैंने तो सारी एंट्रीज ठीक की थी। वो रोने वाली हो गई थी। भला 7 लाख का नुकसान कहाँ से पूरा करती? मुझसे कह रही हूँ जाकर सर को बताओ। सर खालिद भी उनके ऑफिस में ही है, और अहमद कैशियर भी उन्हीं के सामने प्लीज प्लीज कर रहा है। अब तुम्हारी बारी है, गो फास्ट। संजीदगी से कहकर वो आराम से चलती हुई वहां से निकलती चली गई थी, जबकि जमल के हाथ पांव बाकायदा कांपने लगे थे। शल होते टांगों को घसीटते हुए उससे उसने शहबाज हसन की ऑफिस का रुख किया। लबों पर खुद ब खुद आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू हो गया था। ऑफिस के रूम दरवाज़ा खोलते ही उसके कदम रुक गए थे। गर्दन मोड़कर उसने कॉरिडोर के शुरू में ही लगी घड़ी को देखा, जो शाम के 6 बजा रही थी, यानी ड्यूटी टाइम ऑफ हो चुका था। डरते डरते उसने दरवाज़ा नॉक किया था, फिर अंदर झांका। मे आई कम इन सर? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। वो टेबल पर दोनों हाथ रखकर जरा झुककर खड़ा हुआ था। उसके पूछने पर सर उठाकर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। यस कम इन, सर्द लहजे में जवाब दिया गया था। वो सख्ती से हाथ की उंगलियां बीचे अंदर दाखिल हुई थी। सना की इत्तला के मुताबिक सर खालिद मैनेजर और सर अहमद कैशियर दोनों ही ऑफिस में मौजूद थे। आप दोनों जा सकते हैं। शाह ने संजीदगी से उन दोनों को रिहाई का परवाना थमाया। सर झुकाए वो दोनों फौरन वहां से निकले थे। जमल की घबराहट में इजाफा हो गया था। उसने चोर नजरों से शहबाज हसन की तरफ देखा, जो अब अपनी चेयर पर बैठ चुका था। बैठिए प्लीज। उसे कमरे के बीचों बीच खड़े देखकर वो सख्ती से बोला था। फौरन टेबल के पास पड़ी चेयर्स चेयर्स में से एक पर आकर बैठी थी। सर, मैंने सारी एंट्रीज ठीक पास की थी। वो कपकपाती हुई आवाज में सफाई दे रही थी। शहबाज ने अपने सामने खुले लैपटॉप को घुमाकर उसका रुख जमल की तरफ किया। सामने ही लास्ट मंथ की बैलेंस शीट जो उसने आज तैयार की थी ओपन थी। उसने परेशानी से शहबाज हसन की तरफ देखा। सब्ज आंखों में नमी उतर रही थी। एक नजर देखी उसको। ये सुबह आपने ही मुझे मेल की थी शायद। वो बेहद संजीदगी से बात कर रहा था। जमल ने एक निगाह लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली। जी जी सर, उसने बमुश्किल एतराफ़ किया। जो डेटा मैंने आपको मेल किया था, उसके मुताबिक अहमद जाफरी 7 लाख से हमारा डेबिटर था, और डेटर वो शख्स जिससे रकम लेनी हो। और आपने उसी लायबिलिटी साइड पर उसे क्रेडिटर शो किया है मिस समल। क्रेडिटर वो शख्स जिसको रकम देनी हो। उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि वो कांप कर रह गई। अकाउंटेंट बन जाना बच्चों का खेल नहीं है मिस समल। इतनी लापरवाही, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत के 7 लाख का लॉस करवा चुकी हैं आप। अहमद जाफरी ये 7 लाख इतनी आसानी से वापस नहीं करेगा। मेरा ये नुकसान अब कौन पूरा करेगा मिस समल? आप भी अहमद और खालिद की तरह सॉरी कह देंगी, बट मुझे अब
सिर्फ इतना बता दे कि इस गलती का हकीकी जिम्मेदार कौन है। यकीनन आप ही हैं, राइट? वो दरश्तगी से पूछ रहा था। सर झुकाए बैठी जमल ने बेदर्दी से होंठ कुचले थे, आंखों में चमकते आंसू बहुत तेजी से गालों पर लुढ़कने लगे थे। उसे दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन देखी थी जहां पर पीरियड बैलेंस शीट में अहमद जाफरी के 7 लाख से क्रेडिट हो रहा था। एम एम सो सॉरी सर। उसने भीगी पलकें उठाकर शहबाज हसन की तरफ देखा। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझे पता नहीं चला। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये मुझसे कैसे हो गया। वो हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रो पड़ी। उसके यूं रोने से शहबाज हसन बौखला गया था। आई एम सो सॉरी। मैं आपका ये नुकसान पूरा करूंगी। आप जितने साल कहेंगे मैं उतने साल बिना सैलरी लिए आपके लिए काम करूंगी। बट सर प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी। वो घबराहट में जो मुंह में आया बोलती चली गई, आंसू मुतवातर गालों को भिगो रहे थे। शहबाज हसन यकटिक उसे उसके हिलते गुलाबी लबों को देख रहा था जिनकी लर्जिश बहुत वाज़ेह थी। एक पल लगा और सुर्ख पड़ती सब्ज आंखियों से बेबस कर गई थी। मिस जमल प्लीज आप रोना बंद करें। खुद को कंपोज करते हुए वो धीमे लहजे में बोल पड़ा, नहीं मैं हूं ही पागल, मेरी ही गलती है, मुझे एहतियात बरतनी चाहिए थी। एंड आई नो कि मेरे रोने से आपका इतना बड़ा लॉस रिकवर नहीं होगा। बट प्लीज आप। शहबाज हसन ने उसकी बात काट दी थी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरा मजीद नुकसान मत करें, प्लीज चुप हो जाए। उसकी सब्ज आंखों में झांकता हुआ वो खोया खोया सा बोला था कि क्या मतलब? उसकी माँ ने खेसबाज जमल के तो खाक पल्ले भी ना पड़ी। मतलब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। उसके हसीन चेहरे पर निगाह जमाते हुए परेशानी से बोला था, सर आई थिंक इट्स नॉट लॉस। दीज 7 लाख कैन बी कैन बी कंसिडर एज बैड डेट्स। आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए वो अपनी तरफ से उसकी परेशानी कम करते हुए बोली थी। शहबाज हसन ने एक निगाह खास उसके रोए रोए गुलाबी चेहरे पर डाली थी। आई थिंक इट्स अ बिग लॉस मिस जमल, अ लॉस दैट कैन बी रिकवर्ड ओनली बाय योर सेल्फ। मेरे ख्याल है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है मिस जमल, एक नुकसान जो सिर्फ तुम्हारे वजूद तुम्हारी जात से ही पूरा किया जा सकता है। उसका चेहरा निगाहों के जद में लिए वो संजीदगी से कह रहा था, मतलब? एक बार फिर उसकी बात जमल के सर पर से गुजरी थी। मतलब ये कि आप कल दोबारा से एंट्रीज पास करेंगी और इन 7 लाख की बैड डेट्स बैड डेट्स के अकाउंट से शो करवाएंगी। होप सो कि बैड डेट्स रिकवर हो जाए, वरना सजा के तौर पर आपकी जिंदगी भर मेरे साथ रहना पड़ेगा। आई मीन मेरी कंपनी के लिए मेरे साथ मेरे पास जॉब करना पड़ेगी। शाह ने लहजे की हद तक इम्कान संजीदा रखते हुए कहा। उसकी बात पर जमल की जान में जान आई। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट सर। उसकी गुलाबी लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दराई, सब्ज आंखें फिर से चमकने लगी थी। शहबाज हसन के लिए दिल बचाना मुहाल हो गया था। इट्स ओके बट बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। बमुश्किल निगाह फेर कर शाह ने जवाब दिया था। वो खुलकर मुस्कुराई थी और थैंक्स अगेन कहते हुए वहां से निकलती चली गई। शहबाज हसन ने परेशान होकर अपना सर हाथों में थाम लिया। ये क्या हो गया था उससे? क्या थी वो लड़की? उसने अपने ऑफिस रूम से बाहर निकलते जमल के पुष्ट को देखा। कैसा जादू था उसकी आंखों में! वो महज एक पल में अपना सब कुछ हार बैठा था। कैसी मिठास थी इन लबों में कि उनसे अदा होने वाले चंद बेवकूफ़ाना जुमले उसे घायल कर गए थे। वो कोई नौ उम्र लड़का नहीं था, 38 साल मैच्योर मर्द था, जवान होते बेटे का बाप। मगर जाने क्यों उसका दिल इस लड़की के लिए मचलने लगा था। एक अजीब सी कशिश थी जो पहले दिन से ही उसे जमल की तरफ खींच रही थी, और आज तो जैसे इन कातिल आंखों ने उसके दिल पर आखिरी ज़रब लगा दी थी। ये मैच्योर उम्र की मोहब्बत उसके लिए खुशी का नहीं बल्कि परेशानी का बायस थी। वो नौखेज कली जैसी भला लड़की भला उसकी मोहब्बत को क्यों न कर कबूल कर सकती है? उसने बेबसी के शदीद एहसास तले अपनी आंखें मोत ली। मेरे दिल पर मिलने वाली आखिरी दस्तक हो तुम। उफ।
मैं कैसे दामन बचाऊंगा समल। वो जितना उसके बारे में सोच रहा था उतना ही बेबस हो रहा था। बीबी को होश आ गया है साईं, दाद बख्श ने उसे बताया था। वो सरस से फातिमा की तरफ बढ़ा था, उनके बेड के पास खड़ी। वो लड़की अपने हाथों में उनका हाथ लिए हिचकियों से रो रही थी। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे साथ हॉस्पिटल चले, मगर आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब देख लें अपना क्या हाल कर लिया है आपने। वो रोते हुए उन्हें डिपट रही थी। अब आ तो गई हूँ, अब प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाऊंगी, पक्का, प्रॉमिस। उसका हाथ चूमते हुए वो नरमी से बोल रही थी, तभी उनकी नजर महरम से चंद कदम पीछे खड़ी जरखान अब्बासी पर पड़ी। बहुत जिद्दी हो तुम, कर ली ना अपनी मर्जी। उसके सते हुए चेहरे को देखते हुए वो खफकी से बोली। महरम ने पलटकर देखा, जरखान को वहां देखकर उसने फौरन अपने आंसू पोंछ लिए थे। ये मेरी मर्जी नहीं, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ ना भी लेकर आता तब भी ये मोहतरमा कभी ना कभी आपको यहाँ ले ही आती। आपको आना तो यही था फातिमा मोम। सो अच्छा हुआ ना कि मैं ही ले आया, वो नरमी से बोल रहा था। महरम जमीन पर निगाहें जमाए खड़ी थी, वरना उसको मुस्कुराते देखकर उससे हैरत का झटका जरूर लगता। मुझे तुम्हारा फैसला पसंद नहीं आया जरखान। मैंने यहाँ आराम से बिस्तर पर पड़ी रहूंगी, और मेरी महरम, महरम का क्या होगा जरखान, ये कब तक हॉस्पिटल में रुलती रहेगी। वो संजीदगी से कह रही थी। महरम ने भीगी आंखों से उनकी जानिब देखा। मैं यहीं आपके पास रहूंगी मौमी, वो बोल पड़ी। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला था। मैं इसे घर ले जाता हूँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती ये अब्बासी हाउस में रह लेगी। इट्स नॉट अ बिग इशू मॉमी, वो नरमी से कह रहा था। उसकी बात सुनकर महरम ने फौरन नफी में गर्दन हिलाई, मगर फातिमा उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं। अलबत्ता जरखान की नज़रों से उसका ये इनकार मख्फी नहीं रहा था। इट्स अ बिग इशू माय सन, मैं खुद इस घर में नहीं जाना चाहती तो बिना किसी रिश्ते के अपनी बेटी को कैसे वहां रहने दे सकती हूँ। वो ठहर ठहर कर धीमे लहजे में बोल रही थी। आप वहां नहीं जाना चाहती तो मत जाएं, मगर इसको ले जाने पर पाबंदी मत लगाएं प्लीज, क्योंकि मैं खुद भी इसे यहाँ हॉस्पिटल में नहीं छोड़ूंगा। बिलीव मी, मैं इसका हर तरह से ख्याल रखूंगा। आप प्लीज परेशान मत हो। समझाने की वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम किस रिश्ते से इसका ख्याल रखोगे, क्या लगती है ये तुम्हारी, क्या जवाब दोगे अपने बाप को। आखिर में उनका लहजा तल्ख हुआ था। आपकी बेटी है ये, और मेरे लिए यही रिश्ता काफी है। वो फिर से मुस्कुराया कि बहरहाल हर सूरत उन्हें कायल करना चाहता था। तुम्हारे लिए काफी है, मगर महरम के लिए ये रिश्ता काफी नहीं है जरखान। उनका अंदाज पुरसोच था। दाद बख्श खामोश तमाशाई बना खड़ा था, जबकि महरम उन दोनों की बेसरोपा गुफ्तगू नासमझी से सुन रही थी। क्या चाहती हैं आप। जरखान ने बगौर उनके कमजोर चेहरे को देखा। मेरी चाहत का एहतराम करोगे तुम। फातिमा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट अपनी छाप दिलाकर गायब हो गई थी। हर सूरत करूंगा, आप अपनी चाहत बताएं। जरखान अब्बासी हाजिर है, वो संजीदगी से बोल रहा था, जबकि दाद बख्श बात की तह तक पहुंचते हुए शदीद हैरत के आलम में जरखान के संजीदा चेहरे को देख रहा था। साईं, वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा था, शायद उसे कुछ कहना चाहता था, रोकना चाहता था अलीजे की बाबत, कुछ समझाना चाहता था, मगर जरखान ने हाथ उठाकर उसे करीब आने से रोक दिया। फिर आंख से इशारा किया, जिसको समझते हुए वो फौरन महरम के पास आया था। अभी भी आप चले मेरे साथ। हाथ बंदे वो मौदबाना दरख्वास्त कर रहा था। महरम ने परेशान होकर फातिमा की तरफ देखा। उनके इशारा करने पर वो मुंह बसोरती दाद बख्श के साथ कमरे से निकल गई थी। क्या चाहती हैं आप, उनका हाथ थाम कर वो नरमी से पूछ रहा था। फातिमा ने नम आंखों से उसकी जानिब देखा। महरम के लिए एक महरम चाहती हूँ, अपनी बेटी के लिए एक महफूज पनाहगाह चाहती हूँ। तुम्हें चाहती हूँ जरखान, अपनी महरम के लिए जरखान चाहती हूँ। वो बहुत धीमे लहजे में इल्तिजा कर रही थी। उन्हों आंखों से निकलते आंसू तक ये में जज्ब हो रहे थे। एक पल को उनके नजीफ हाथ पर जरखान के मजबूत हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ी थी। तुम हिचकिचा रहे हो, इनकार करना चाहते हो। फातिमा नरमी से मुस्कुराई। हाँ, मैं हिचकिचा रहा हूँ, मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे लिए अपनी बेटी को चुने तो शायद मैं शॉक ना होता, मगर आपने मुझे अपनी बेटी के लिए चुना है। आई एम शॉक्ड फातिमा मोम, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी अजीज जान हस्ती मेरे हवाले करना चाह रही है। आई एम रियली शॉक्ड। उनके हाथ पर हाथ रखकर गिरफ्त मजबूत
کی گرفت نرمی سے مضبوط کر کے وہ حیرت زدہ سا بول رہا تھا۔ فاطمہ نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی۔ مولوی کے کو کتنے بجے کا وقت دوں؟ موبائل اسکرین آن کرتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کا وقت دے دو، میں نیند میں جانے سے پہلے محرم کو محرم زرخان علی عباسی بنتے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ مطمئن سی کہہ رہی تھی۔ لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اسپات میں سر ہلا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پروکار چال چلتا وہ روم سے باہر آیا تو وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، صبح والے سفید یونیفارم میں ملبوس۔ تھکی تھکی سی وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ دیوار پر ایک ہاتھ ٹکا کر کھڑے داد بخش اسے ہی دیکھتے اس کے پاس آیا تھا، جبکہ زرخان کے باہر آ جانے پر میرن نے فوراً اندر کا رخ کیا۔ اس سے پہلے کہ داد بخش اس سے کچھ پوچھتا وہ خود ہی بول پڑا۔ 20 منٹ کے اندر مولوی اور 4 گواہوں کو بندوبست کرو۔ بخش حسب توقع بات سن کر داد بخش نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا مت کریں سائیں، یہ فیصلہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ 15 سال سے اس کے ساتھ تھا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے الٹا اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا، وگرنہ زرخان عباسی سیاہ کرتا یا سفید کرتا داد بخش بس اس کا حکم بجا لاتا، مگر آج زرخان عباسی کی بات زندگی کا مسئلہ تھا، تو بھلا ایسے میں داد بخش کیوں نہ کر خاموش رہ سکتا۔ بخش زرخان نے تنبیہی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سائیں پلیز ایسے نہ دیکھیں، میں یہ آپ کے بھلے کے لیے ہی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زرخان بول پڑا۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم نے آج تک کوئی بھی بات میری بہتری کے علاوہ نہیں کی۔ تمہاری ہر سوچ، ہر بات میرے لیے بہتر کی کوشش ہوتی ہے بخش، مگر آج مجھے اپنی بہتری عزیز نہیں ہے، زرخان عباسی سنجیدگی سے کہا۔ لیکن مجھے عزیز ہے سائیں، وہ بچی ہے، آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ اسے قائل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ ایڈجسٹ ہونے پر مجبور نہیں کروں گا بخش، میں خود کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے پر مجبور کروں گا۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ یعنی آپ ایک مجبور ریڑھ کا رشتہ نبھائیں گی؟ وہ آصف سے پوچھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، زرخان نے مضبوط لہجے میں۔ تو پھر کیسا ہے سائیں؟ علیزہ بی بی پچھلے 8 برس سے آپ کی منتظر ہے، آپ سے بے حد محبت کرتی ہے، اور آپ مانے یا نہ مانے آپ بھی انہیں چاہتے ہیں۔ سائیں پلیز ایسا مت کریں، آپ پہلے ہی اپنی زندگی کے قیمتی سال ایک پچھتاوے کی آگ میں جھلسے ہوئے ضائع کر چکے ہیں، اور اب باقی کی زندگی بھی اسی پچھتاوے کی تلافی کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ مت کریں سائیں، اپنے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے التجا کر رہا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں بخش، زرخان نے بہت آہستگی سے اسے کہا۔ اور علیزہ بی بی، وہ داد بخش نے ایک آخری کوشش کی۔ آئی ڈونٹ لو ہر، اسے سختی سے کہا۔ داد بخش نے آصف سے ایک نظر اس کے چٹان جیسے سخت چہرے پر ڈالی اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زرخان نے پلٹ کر گلاس ڈور سے فاطمہ کے سرہانے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ دل بالکل خاموش تھا، ایک ساکت جھیل کی طرح۔ کوئی ہلچل نہیں تھی، کوئی شور نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے جانے کتنے وقت بیت گیا، مگر وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک بخش کی آواز پر چونک اٹھا۔ نکاح کا سارا انتظام ہو چکا ہے سائیں، 10 منٹ تک وہ لوگ آ جائیں گے۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی، مگر زرخان نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ فاطمہ کی اطلاع دینے کے لیے اس نے اندر کا رخ کیا تھا۔ پھر واقعی فاطمہ کی نیند میں جانے سے پہلے زرخان نے اس لڑکی کو مسز زرخان عباسی بنا لیا تھا۔ زمل، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنے پریس شدہ کپڑے ہینگ کر رہی تھی جب سلمیٰ جہاں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ زمل نے الماری کا پٹ بند کیا اور پاس ہی مسیری پر جا بیٹھی۔ اون سے بات ہوئی تمہاری؟ کب تک آ رہا ہے وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ پرسوں ہفتہ تک آ جائے گا، پورے 15 دن رہ کر جائے گا، خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ میں تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ زمل ٹھٹک گئی۔ اب پھر سے ضرور زرینہ خالہ نے کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیا ہوگا آپ کو، ہے نا؟ وہ خفگی سے بولی۔ ارے سن تو لو، تم پہلے ہی منہ پھلا لیا کرو۔ سلمیٰ جہاں نے غصے میں آ گئی۔ لڑکا بینک کا مینیجر ہے، 10 مرلے کا اپنا مکان ہے، کم عمر بھی ہے اور خوش شکل بھی۔ اگر تم کہو تو میں زرینہ کو اس اتوار کو کہہ دیتی ہوں۔ اتوار کو اون بھی یہی ہوگا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ انہوں نے آہستگی سے کچھ پرجوش ہو کر کہا۔ زمل کا دل پل میں ڈوبا تھا۔ جب آپ خود ہی سب کچھ فائنل کر چکی ہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ کر لیں اپنی مرضی، وہ خفگی سے کہتی مسیری سے اتر گئی۔ لو، پوچھا تو ہے نا تم سے، اور اگر
तुम्हें कोई एतराज है तो बता दो, वो कंधे उचकाते हुए आराम से बोली। हाँ, और आप तो जैसे मेरे एतराज की कोई अहमियत देंगी, उल्टा मुझे ही समझाने बैठ जाएंगी, इसीलिए मैं नहीं कर रही कोई एतराज वेतराज। वो हुनूस खफा थी। सलमा जहां का कहा लगाकर हंसती, तो जब कोई एतराज नहीं है तो फिर मुंह तो सीधा रखो। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। मुझे देर हो रही है, जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। बैग संभालती हुई वो अपने सर पर चादर जमाई। जाओ खैर से फी अमान अल्लाह, वो नरमी से बोली और तेज तेज कदम उठाती बाहर गली पार गई थी। गली के सर पर ही ड्राइवर मौजूद था। वो चुपचाप गाड़ी में जा बैठी।